दोस्तों, आज हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें दिखता है अंग्रेज़ों की मुट्ठी में जकड़ा हुआ भारत, जो कि अंग्रेज़ों का गुलाम था। लेकिन हमने कभी भी गुलामी कबूल नहीं की, फिर भी हमें 200 सालों तक गुलामी के दाग के साथ जीना पड़ा। आखिरकार 1947 में जाकर हमें गुलामियों की जंजीरों से आज़ादी मिले। अब सोच सकते हैं कि भारत को ये आज़ादी अंग्रेज़ों की करीब 200 सालों के गुलामी के बाद मिले थे। भारत ने अपनी आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। हजारों क्रांतिकारियों की इस लड़ाई में मौत हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंग्रेज़ पहली बार भारत कब और क्यों आए थे और कैसे उनका पूरे भारत पर राज हो गया था? आज हम आपको अंग्रेज़ों की गुलामी के उस दौर के बारे में ही बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की वजह थी दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार होता था। दिल्ली में तब मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। अकबर की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में होते थे। यहाँ तक कि चीन में भी उससे अमीर कोई बादशाह नहीं था। वहीं उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था। उस समय ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थे और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। ऐसे में महारानी एलिजाबेथ की नजर भारत की ओर टिक गई। तब यूरोप के दो सबसे ताकतवर देश पुर्तगाल और स्पेन व्यापार के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। ऐसे में ब्रिटेन की नजर भारत पर टिकना लाजमी थे, क्योंकि उस वक्त तक यूरोप और यूरोप के आसपास के ज्यादातर इलाकों पर इन्हीं दो ताकतवर देशों का कब्जा था, जिसके चलते ब्रिटेन को अब कोई ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर अभी तक किसी यूरोपीय शक्ति का कब्जा न हो। ऐसे में उस समय ब्रिटेन के पास भारत एक अच्छा विकल्प था। दोस्तों, कहते हैं कि उसी दौर में राल्फ फिच नामक एक ब्रिटेन का घुमक्कड़ व्यापारी था। ये हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, द पर्शियन गल्फ और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करता था। इसी दौरान उसे यात्रा करते वक्त भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। आपको बता दें कि राल्फ फिच की यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मृत मानकर उनकी वसीयत को लोगों के आगे जाहिर कर दिया गया था। जब वो अपने देश पहुंचे तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका था और वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंगाल हो चुके थे। खैर, उनके वहां जाने के बाद क्या हुआ ये तो बाद की बात है, लेकिन उनके वहां जाने के बाद भारत की समृद्धि के बारे में ब्रिटेन को काफी अच्छा खासा ज्ञान हो गया, जिसके बाद ब्रिटेन की भारत पर कब्जा करने की रणनीति चालू हो गई और आखिरकार 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि भारत में तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, तो ये राल्फ फिच ने ऐसा क्या नया कर दिया जो अंग्रेजों को इसके सफर से इतना बड़ा लाभ हुआ? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पूर्वी एशिया के एक समुद्री मार्ग से 20 मई 1948 को वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजा गया था। इस यात्रा में वास्को डी गामा का सहयोग अब्दुल मजीद ने किया था, जिसके बाद से ही भारत में यूरोप का व्यापार शुरू हो गया था। लेकिन इस दौर में व्यापार करना काफी चुनौती भरा था और समुद्री लुटेरों का खतरा तो था ही, साथ ही ऊपर से यात्रा में महीनों का समय लगता था। लेकिन राल्फ फिच के सफर ने उन सभी समस्याओं का निवारण किया था, जिसका फायदा उठाकर ही ब्रिटेन भारत तक पहुंचने में सफल रहा, जहां उस दौर में भी ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते थे जो कहीं और नहीं किए जाते थे, जिस वजह से दुनिया भर के देशों की नजर भारत पर टिके हुए थे। अब आपको बता दें कि अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ था। उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहाँ से पैसा हड़पना था, जिसके तहत 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा और सर थॉमस रो जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल हो गए। हालांकि कहा जाता है कि इसके लिए जहांगीर से कई लुभावने वादे भी किए गए थे। इसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में पैर फैलाने शुरू कर दिए और फिर अंग्रेज भारत से ही पूरे यूरोप में व्यापार करने लगे, जिसके बाद यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ से लग गई। उस समय तक भारत के उत्पाद और समृद्धि को ब्रिटेन के व्यापारी भी अच्छे से समझ चुके थे और इसी के चलते दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की गई। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और समृद्ध वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि इसके बाद में सूरत बंदरगाह पर सर थॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई के रूप में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करवाने के लिए शाही फरमान के साथ इंडिया आए थे। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उस दौर में भारत में कई और देशों की भी व्यापारिक कंपनियां मौजूद थीं, लेकिन ब्रिटेन ने कूटनीति से इन कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी तट जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अन्य जगहों पर ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उस दौर में अंग्रेज रेशम, नील, कपास,
चाय और अफीम का व्यापार करते थे। इसके अलावा मसालों के लिए भारत पहले से ही दुनिया में पहचान बना चुका था। दरअसल करीब 150 सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक तौर के अलावा राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसी में जीत मिलने के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, क्योंकि उस समय कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। हालांकि भारत के लोगों को भी उस समय धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच समझ आनी शुरू हो गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार बनाने लगे तो 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 का विद्रोह देखने को मिला। इसी के ठीक एक साल बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, क्योंकि इस विद्रोह को शांत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बेगुनाह लोगों का नरसंहार किया था। जिसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई कर दी और भारत में ब्रिटिश शासन की बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथ में ले ली। जिसके बाद लगभग 89 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर और राज किया। फिर जाकर कई क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिले। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुलामी के दौरान भारतीय लोगों की स्थिति क्या थे? अगर नहीं तो आपको बता दें, एलिजाबेथ डब्ल्यू एंड्रयू और कैथरीन बुशनेल ने 1898 में एक किताब लिखी। उसका नाम था द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया। ये किताब भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान की दुखद लेकिन कड़वी सच्चाई को बयान करती है। इसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश सेना के सैनिकों के लिए भारतीय महिलाओं का इस्तेमाल सेक्स स्लेव यानी यौन आनंद के लिए किया जाता था। इसके अलावा इस किताब में बताया गया है कि भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर छावनियां बनाई। ये छावनी अंग्रेजों के रहने वाले वो विशेष निवास स्थान थे जहाँ पर भारत पर शासन करने वाले नागरिक कानून माने नहीं थे, लेकिन यहाँ अंग्रेजों के कुछ मनमाने कानून जरूर चलते थे। ऐसी करीब 100 छावनियां स्थापित की गई थीं। इन छावनियों को बनाने का एकमात्र उद्देश्य किसी भी विद्रोहियों से ब्रिटिश सैनिकों की रक्षा करना था। और तो और 1864 के छावनी अधिनियमों ने इन छावनियों में वेश्यावृत्ति को खुली आजादी दे दी थी। यहाँ गरीब भारतीय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के नाम पर वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया और उसे लीगलाइज करने के बाद कानून का नाम दे दिया जाता था। उस दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों का खुलेआम हनन किया गया। इस किताब में जाहिर तौर पर माना गया है कि केवल 12 में से 15 भारतीय महिलाओं ने 1000 ब्रिटिश सैनिकों की पूरी रेजिमेंट को अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि जब ब्रिटिश सेना में इन जघन्य अपराधों का उठना शुरू हुआ तो 1860 में धारा 377 को लागू किया गया था। इस कानून के तहत समलैंगिकता, अप्राकृतिक यौन संबंध व वैश्यपना को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। इसके बाद भी भारतीयों और भारतीय महिलाओं पर जुल्म होते रहे। दोस्तों, ये एक पहलू है जो कि आपको अंग्रेजों के जुल्मों से रूबरू करवाता है। नहीं तो अंग्रेजों के जुल्मों के कई और खौफनाक पहलू हैं जिनके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। उनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको अंग्रेजों के इस रूप के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।